साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपनी छात्राओं के विशेष आग्रह पर आज मैं आपके सामने तमस उपन्यास का परिचय और उसकी संक्षिप्त कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह उपन्यास विभिन्न पाठ्यक्रमों का हिस्सा रहा है और आज भी विभिन्न पाठ्यक्रमों में इसको महत्ता दी जाती है। तमस उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के सुपरिचित कथाकार भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी सुप्रसिद्ध अभिनेता और लेखक स्वर्गीय बलराज साहनी के छोटे भाई थे। उनका जन्म 1915 में रावलपिंडी में हुआ था। भीष्म साहनी की लेखक के रूप में प्रसिद्धि का आधार उनकी कहानियां और कुछ उपन्यास हैं। बहुविध रूपों में अपनी कलात्मक प्रतिभा का परिचय देने वाले भीष्म साहनी अत्यंत मृदुल, विनम्र और सिद्धांत प्रिय व्यक्तित्व के धनी रहे थे। विचारधारा से मार्क्सवादी और लेखन में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने का आग्रह रखते रहें। यह बात किसी को विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन मार्क्सवाद और मानवतावाद में कोई अंतर विरोध नहीं है। यदि लेखन की परंपरा के आधार पर देखा जाए तो भीष्म साहनी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, यशपाल, नागार्जुन आदि की परंपरा को विस्तार देते हुए नजर आते हैं। भीष्म साहनी ने अपनी यौवनावस्था में देश का स्वतंत्रता संग्राम और सांप्रदायिक दंगों में लाखों बेकसूर लोगों की हत्याएं और अनेक प्रकार के अत्याचार देखे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में इस संग्राम में हिस्सा भी लिया था। आजादी के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए, लेकिन उनका मुख्य कार्यक्षेत्र साहित्य लेखन ही रहा। मार्क्सवादी विचारधारा से विचारों की स्पष्टता की जो सोच और जानकारी उन्हें मिली, उसका प्रयोग उन्होंने अपने लेखन में किया। यदि भीष्म साहनी के लेखन के प्रेरणा बिंदु की बात की जाए तो व्यापक अर्थों में वे मानवीय संबंधों की बात करते हैं और विशेष अर्थों में सांप्रदायिकता की स्थिति पर बात करते हैं। सांप्रदायिकता को आधार बनाकर उन्होंने हमारे समाज की सांप्रदायिक शक्तियों का उन्होंने अपनी रचनाओं में पर्दाफाश किया है। उन्होंने इन शक्तियों को समाज का शत्रु बताते हुए सांप्रदायिक सद्भावना को महत्व दिया है। 1947 की घटनाओं को उन्होंने स्वयं देखा है और इस काल के प्रामाणिक अनुभव उन्होंने अपनी रचनाओं में, जैसे अमृतसर आ गया कहानी और तमस उपन्यास में चित्रित किए हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से भीष्म साहनी ने सांप्रदायिकता, धर्मांधता और घिनौने चेहरे को बेनकाब किया है। तमस उपन्यास की रचना भी सांप्रदायिकता के षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए हुई थी। तमस का अर्थ है अंधकार। यह कृति उन कारणों की पड़ताल करती है कि उस समय सांप्रदायिक दंगों की स्थिति क्यों और किस प्रकार बनी। भारत विभाजन के समय ऐसा क्या हुआ होगा जिससे अचानक दंगे भड़क उठे, भाई भाई के खून का प्यासा हो गया, सारी मानवीयता और आपसी संबंध धर्मांधता की आग में भस्म हो गए। यदि स्पष्ट रूप से कहें तो तमस उपन्यास देश के तनावपूर्ण और उत्तेजक माहौल का जीता जागता दस्तावेज है। यह उपन्यास 260 पृष्ठों और 21 अध्यायों में विभाजित है। इसका प्रथम प्रकाशन 1973 में राजकमल प्रकाशन से हुआ था। इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने बलराज साहनी को समर्पित किया है। इस उपन्यास की गणना हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासों में की जाती है। यह आज भी उतना ही प्रसिद्ध है और प्रासंगिक है जितना पहले की स्थितियों में था। आज भी हम धर्मांधता से ऊपर उठकर सोचने का प्रयास नहीं कर पाते। तमस उपन्यास की यदि संक्षिप्त कथा की बात करूं तो आपके सामने यह बयान करना चाहूंगी, क्योंकि ये उपन्यास बहुत विस्तार लिए हुए उपन्यास है जिसकी पूरी कथा का पाठ करना संभव नहीं है, इसलिए इसकी कथा मैं संक्षिप्त रूप में पेश करना चाहूंगी, जिससे हमें इसके कथा सूत्र की जानकारी मिल जाएगी। भीष्म साहनी तमस की कथा की शुरुआत बहुत ही नाटकीय ढंग से करते हैं। नत्थु चमार एक जिंदा सुअर को छुरे से मारने की कोशिशें कर रहा है। यह है उपन्यास का पहला दृश्य।
सालोत्तरी साहब के कारिंदे मुराद अली ने नत्थू को 5 रुपए का नोट देकर एक सुअर मारने को कहा है। नत्थू चमार पशुओं की खाल साफ करने का काम करता है। उसे सुअर मारना नहीं आता। मुराद अली उसको रुपया अठन्नी देकर हमेशा मरी गाय या भैंस की खाल ले जाया करता था उससे। चूंकि नत्थू का काम हमेशा मुराद अली से पड़ता ही रहता था, इसलिए 5 रुपए में सुअर मारने के काम को नत्थू मना भी नहीं कर पाया। 5 रुपए से उसे खुशी प्राप्त हुई, परंतु सुअर मारने की तरकीब उसे पता ही नहीं थी। अतः सुअर मारने की कोशिशों में उसकी जान पर बनाई। 2 घंटे से वह सुअर को छुरे से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुअर मारना तो दूर, वह घायल भी ना हो सका। इस कोशिश में बल्कि नत्थू काफी घायल हो चुका था। अंततः बहुत प्रयास करने के बाद किसी तरह वह सुअर मारने में सफल हुआ। मुराद अली ने शहर में दंगा करवाने के लिए सुअर मरवाया था। किसी तरह सुबह होने से पहले नत्थू ने सुअर मार दिया था। सुबह वही सुअर शहर की मस्जिद के सामने पाया गया। शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ता उस दिन प्रभात फेरी करने के चक्कर में थे। यह दृश्य देखकर सांप्रदायिक दंगों की स्थिति पैदा हो गई। मुस्लिमों को लगा कि यह हिंदू की कारस्तानी है। हालांकि एक मुस्लिम इलाके में तामीरी के काम से अर्थात मरम्मत करने के काम से कांग्रेस के कार्यकर्ता नालियां साफ करने के लिए गए अवश्य थे, परंतु यह तो मुराद अली की करतूत थी। उसने भी किसी ने कहा होगा, किसी के कहने पर ही उसने सब किया होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता तरह तरह के हैं। उनके तरह तरह के चरित्र इस उपन्यास में वर्णित हैं। उनमें मेहता और श्यामलाल जैसे शुद्ध मुनाफाखोर और अवसरवादी भी हैं, और जरनैल जैसे सनकी और बख्शी जी जैसे ईमानदार कार्यकर्ता भी हैं। शहर में सांप्रदायिक दंगे फैल गए हैं सब तरफ, और इसका पता कांग्रेस और मुस्लिम लीगी नारों से और उनके जवाबी नारों से लग जाता है। एक ओर भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय के नारे लगते हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान और कायदे आजम के जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मुस्लिम लीग कांग्रेस को हिंदुओं की जमात समझती है और उन मुसलमानों से सबसे अधिक नफरत करती है जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। कहानी आगे बढ़ती है। शहर का डिप्टी कमिश्नर है रिचर्ड, जिनकी पत्नी लीजा अपने पति से तंग आकर महीनों इंग्लैंड चली जाती है। कुछ समय के बाद वह लौटती है तो भी बोर होती रहती है। उसका मन ही नहीं लगता, क्योंकि दोनों पति पत्नी की रुचियां अलग हैं। रिचर्ड की दिलचस्पी इतिहास और पुरातत्व में है, परंतु ब्रिटिश शासन की नीतियां वह बड़ी वफादारी से लागू करता है। और यदि भारतीय लोग ब्रिटिश शासन से ना लड़के आपस में ही लड़े, तो उनके लिए इससे बेहतर खुशी की बात क्या हो सकती है। लीजा को हिंदू मुस्लिम और सिख में अंतर तक नहीं पता। समय मिलने पर रिचर्ड लीजा को पहाड़ों की सैर करवाता है और भारतीय कला और पुरातत्व इतिहास पर भाषण पिलाता है। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे तामीरी काम को अर्थात मरम्मत के काम को, इमारत बनवाने के काम को की सच्चाई भी इस उपन्यास में उपन्यासकार ने उधेड़ कर रख दी है। मुस्लिम मोहल्ले में तामीरी का काम अभी भी चल रहा है कि दंगे शुरू होने की खबरें आने लगती हैं। पत्थरबाजी शुरू होते ही कार्यकर्ता सुरक्षा की खोज में इधर उधर भागने लगते हैं। लौटते हुए कांग्रेसी मस्जिद की सीढ़ियों से सुअर की लाश खींचकर हटाते हैं और सीढ़ियां धो डालते हैं। बख्शी जी कहते हैं कि शहर के आसार बहुत बुरे हैं। उन्हें आशंका है कि शहर पर चीलें उड़ेंगी। ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण संवाद है इस उपन्यास का, कि शहर पर चीलें उड़ेंगी। मस्जिद के सामने सुअर मरा मिला तो बदले में कटी गाय भी किसी हिंदू मंदिर के निकट पाई जाती है, और तनाव और सांप्रदायिकता का चक्र पूरा हो जाता है। चारों तरफ हाहाकार मचने लगता है। पुण्यात्मा वानप्रस्थी को सप्ताह में होने वाले सत्संग में मुसलमानों के खिलाफ बातें करने का अवसर मिल जाता है। सत्संग के बाद मंदिर में अंतर सभा होती है। रक्षा और आक्रमण की तैयारियों की योजना बनाई जाती है। दानवीर प्रधान, जो इसके पात्र हैं, 200 लाठियों के लिए चंदा देते हैं। देवव्रत युवकों को मारकाट सिखाने के लिए तैयार कर रहा है। सब तैयारियां पूरी करके हिंदू सिखों का प्रतिनिधि मंडल डिप्टी कमिश्नर के घर पर
मिलता है, उनसे मिलने के लिए जाता है। डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड उन्हें जवाहरलाल नेहरू से मिलने का ताना मारता है कि जाओ उन्हीं से मदद लो। प्रतिनिधिमंडल अभी डिप्टी कमिश्नर के घर पर ही थे, तभी बाहर दंगों का हाहाकार सुनाई पड़ता है। देवव्रत 15 वर्ष तक के लड़कों को मन पक्का करने के लिए उनसे जिंदा मुर्गी कटवाता है, जिससे कि वो आसानी से इंसानों को काट सके, ताकि जिंदा इंसानों को वह मुर्गी की तरह काट पाए। देवव्रत का सबसे अच्छा शिष्य है दानवीर प्रधान का वह 15 वर्षीय बेटा रणधीर, जो देवव्रत के आदेश पर हलवाई को घायल कर कढ़ाई उठाने में एक पल भी नहीं लगाता। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल डिप्टी कमिश्नर से शहर में कर्फ्यू लगवाने और सेना तैनात करने के लिए कहते हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कानून की आड़ लेकर कर्फ्यू लगाने से बचता है। डिप्टी कमिश्नर से मिलकर लौटे प्रतिनिधि मंडल को घर के रास्ते में दंगों का सामना करना पड़ता है। सांप्रदायिक विचारों से प्रेरित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आपसी झगड़ा भी हो जाता है। माहौल इस तरह से खराब होता है कि आपस में भी नहीं बन पाती है। उपन्यासकार भीष्म स्थानी ने शहर की सामाजिक स्थिति को भी इस उपन्यास में बयान किया है। जैसे कपड़ों का व्यापार हिंदुओं के हाथ में था, तो जूतों का कारोबार मुस्लिम करते थे। मोटर लारियों का काम मुसलमान का था और अनाज का हिंदुओं के हाथ में था। छोटे मोटे काम हिंदू मुसलमान सिख सभी करते थे। शहर में सांप्रदायिक दंगे होने के बाद भी साधारण जीवन तो वैसे ही चलता रहता है। जैसे दर्जी खुदाबख्श की दुकान पर हाकिम सिंह की पत्नी का बेटी के कपड़ों को जल्दी सिलने का तकाजा करना, क्योंकि बेटी की शादी है, क्योंकि साधारण जन षड्यंत्र करते ही नहीं है और ना ही आसानी से प्रभावित होते हैं। दंगे तो जानबूझ के करवाए जाते हैं। नत्थू ने सुअर तो पैसे के लालच में बिना जाने मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं है। वह शराब पीकर लौटता है तो भी बेचैन है। उसकी पत्नी बहुत नेक और भली है, उसकी गोद में भी वह बेचैन रहता है। बाद में दूसरे दिन पत्नी को अपने मन का हाल बताकर ही उसे चैन मिलता है। शहर में हुए दंगों से उसे पता चल गया है कि उससे सुअर क्यों मरवाया गया था। मुराद अली के सामने पड़ने पर वह अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन मुराद अली उसकी ओर देखता तक नहीं है। कांग्रेस पार्टी शाम के समय अमन के हक में जलसा करने के लिए शहर में मुनादी करवाती है, ढिंडोरा पिटवाती है। कांग्रेसियों की आजादी की बात सुनकर मजदूरों का कहना है कि उन्हें आजादी से क्या फर्क पड़ना है, वे तो पहले भी बोझ ढोते थे, बाद में भी बोझ ही ढोएंगे। शहर में मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के ही सांप्रदायिक नेता दंगे भड़काने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और सुअर की घटना के एक दिन पूरा होते होते हिंदुओं के घड़ियाल बजने और अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे रात के सन्नाटे में सुनाई देने लगते हैं। लीजा की घबराहट में नींद टूटती है तो रिचर्ड उसे सांत्वना देता है कि हिंदू मुसलमानों के सांप्रदायिक दंगों से अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है। दंगों के माहौल में लाला लक्ष्मी नारायण अपनी नन्ही कुल्हाड़ी के लिए परेशान हो रहे हैं, जिससे उनका ही बेटा रणवीर ले गया है। लाला जी का घर मुस्लिम मोहल्ले में है और वे घबरा रहे हैं। वे अपने समधी रघुनाथ को पत्र भेजना चाहते हैं, जिनकी शहनवाज से दोस्ती है, कि उन्हें शहनवाज की मदद से निकाल ले जाएं यहाँ से। उन्हें डर लगता है। उन्हें चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती और शहनवाज उन्हें खुद ही लेने आ जाता है। शहनवाज ने अपने जिगरी दोस्त रघुनाथ को खतरे से निकाला और फिर रघुनाथ के समधी लाला लक्ष्मी नारायण को। लेकिन वही शहनवाज रघुनाथ के गरीब नौकर मिल्खी को मार ही डालता है, क्योंकि उसके दिल में सांप्रदायिक भावनाएं हैं। इधर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता देवदत्त अपने माँ बाप को नाराज करके भी अपने साथियों अजीज, कुर्बान अली आदि के साथ सांप्रदायिक सद्भाव की कोशिशों में लगा रहता है। वे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से मिलते हैं शहर में। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता जनरल अकेला दंगा रोकने की कोशिश में मारा जाता है। उधर देवदत्त के प्रशिक्षित
किए गए छोकरे, जिन्हें उसने मुर्गों को काटने के क्रम में शिक्षा दी थी और ये सिखाया था कि किस प्रकार से इंसानों को काटना है, वो सारे के सारे छोकरे रणवीर आदि के हाथों में खुजली हो रही है सबको मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है इंसानों को मारना। और ये खुजली एक गरीब इत्र फुलेल बेचने वाले मलेच्छ को मारकर ही शांत होती है। शहर में दंगे जारी रहते हैं। तमस के दूसरे खंड में गांवों पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस उपन्यास के अंतर्गत। शहर में शुरू हुए सांप्रदायिक दंगे गांवों तक फैल गए थे और मुस्लिम बहुल गांवों में बसे इक्का दुक्का हिंदू सिख परिवारों की शामत आ गई है। खानपुर से दूर गांव में अकेला सिख परिवार हरनाम सिंह का है। कुल दो ही जीव, पति पत्नी। बुजुर्ग करीम खान ने सावधान किया कि बाहर के बलवा करने वाले लोग आ गए हैं। बेचारे बूढ़े पति पत्नी रात में छिपकर निकलते हैं, थोड़ा जेवर नकदी लेकर। सुबह वे ढोक मरीदपुर पहुंच जिस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, वह उनके जानने वाले का घर है, लेकिन वह लोग पिछली रात उसकी दुकान लूट कर आ गए थे। लेकिन घर की औरत राजू उन्हें शरण भी देती है और अपने मुस्लिम लीगी बेटे रमजान से उन्हें बचाती भी है। वह बंदूक लेकर जेवर लौटाकर गांव की सीमा तक सुरक्षित पहुंचाती भी है। यही रमजान टोली हरनाम सिंह के दूसरे गांव में बसे बेटे इकबाल सिंह को मारने दौड़ती है और उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसे इकबाल अहमद बनाती है। हरनाम सिंह की बेटी जसवीर कौर बड़े गांव में ब्याही है, बड़ा गांव है उसका। इस गांव में गुरुद्वारा है। स्थिति यहाँ भी बहुत खराब है। गांव के हिंदू सिख गुरुद्वारे में इकट्ठा हो गए हैं और मुसलमान किलेनुमा मकान में इकट्ठा हो गए हैं। दोनों ओर शस्त्र इकट्ठे किए जा रहे हैं, जैसे युद्ध होने वाला हो। वही वातावरण वहां पर व्याप्त है। सिख लड़कियां और स्त्रियां भी कुर्बानी के जज्बे से भरी हुई हैं। गांव में सोहन सिंह और मीर दाद दोनों कम्युनिस्ट हैं। सभी संप्रदायों में सद्भाव बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को ही अपने संप्रदायों से गालियां सुननी पड़ती हैं। पैसा देकर समझौता करने के भी प्रयत्न किए जाते हैं, लेकिन टकराव खत्म नहीं होता, टकराव चलता ही रहता है। बाहर के गांवों से बलवा करने वाले, दंगा करने वाले लोग आते रहते हैं। सिख लड़कियां, स्त्रियां नन्हे बच्चों समेत कुएं में कूद जाती हैं। दंगों से बचने के लिए उनके पास यही रास्ता बचा था। घमासान युद्ध हुआ, 2 दिन और 2 रात चला। तब मसला खत्म हुआ और युद्ध रुक गया। 7 लाशें ढकी पड़ी थी। शहर से आए सोहन सिंह की लाश भी थी, जो फसाद रोकने आया था। गुरुद्वारे पर अभी और बड़ा हमला होने वाला था। आसमान में हवाई जहाज दिखाई दिया। इसका जादुई असर हुआ। दंगे करने वालों को लगा कि अंग्रेज को फिसाद की खबर हो गई है, अंग्रेज लोगों को ये खबर मिल गई है कि यहाँ पर दंगा फसाद हो रहा है और फौज आ रही है। जिस गांव पर से जहाज उड़ा, वहीं वहीं दंगा रुक गया। लोग समझ गए कि हम उन्हें खबर मिल चुकी है। शहर में दंगों के चौथे दिन कर्फ्यू लगाया गया। 5वें दिन बख्तरबंद गाड़ियों में अफसर घूमने लगे। रिफ्यूजी कैंप खुलने लगे, जहां 20 गांव के लोग आ रहे थे। डिप्टी कमिश्नर का नाम गूंजने लगा। सुनने में आया कि उसने खुद एक नौजवान को गोली मार दी है। अब डिप्टी कमिश्नर की तारीफ भी होने लगी है। उसने अफसरों की बीवियों को भी राहत कामों में लगाया। अब शहर में अमन कमेटी बनने लगी और सरकार मोटर पर सभी दलों के नेता अमन की अपीलें करने लगते हैं। 2 दिन 2 रात बलवा होने के बाद इस तरह शांति की बात होने लगी। 5 दिन के दंगों में इलाके में 103 गांव जल गए। शहर में अनाज मंडी जल गई। 4 दिन के बाद प्रशासन हरकत में आया। 5 दिन के बाद रिचर्ड ने लीजा से कहा कि चाहे कि जितने गांव जल जाएं, यह देश उनका नहीं है, वे क्यों चिंतित हों। शहर के शरणार्थी कैंप में हरनाम सिंह और उनकी पत्नी बंतो सुरक्षित पहुंच गए हैं। बेटी जसवीर कुएं में डूब गई है। बेटे इकबाल की उन्हें खबर ही नहीं है। सब लोग राहत के कमेटी के कार्यकर्ताओं को दुखड़े सुनाना चाहते हैं, जबकि कार्यकर्ताओं को चाहिए सिर्फ आंकड़े। सब चाहते हैं कि उनकी दुख भरी कहानियां लोग सुने, लेकिन सबको चाहिए कितने लोग मरे, कैसे मरे, किसी को परवाह नहीं है। और वे लोग शरणार्थियों को रोक देते हैं। शरणार्थियों में ऐसे भी लोग हैं
जो अपनी मरी घरवाली की लाश पर से सोने के कड़े उतारना चाहते हैं। सैदपुर गांव के कुएं में 27 औरतें डूबकर मरी हैं। दंगों में मरने वाले सभी संप्रदायों से हैं। जितने हिंदू सिख मरे हैं, लगभग उतने ही मुसलमान मरे हैं। उधर कांग्रेस में भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो शरणार्थियों में बैठे हुए चुनाव की गोटियां बैठा रहे हैं। नूरपुर के पंडित चपरासी और पंडिताइन को अपनी बेटी में अब दिलचस्पी नहीं है, जिसे गांव के मुसलमान अल्लाह रखा ने उठा लिया है और उससे निकाह कर लिया है। 2 दिन भूखी रही प्रकाशो, तीसरे दिन अल्लाह रखा से प्रेम करने लगती है, क्योंकि अल्लाह रखा ने उसके माता पिता की कोठरी को आग नहीं लगाने दी थी। उसके माता पिता को बचाया तो प्रकाशो ने अपने आप को समर्पित कर दिया। शहर में अब हिंदू सिख और मुसलमान अलग अलग रहने लगे हैं। हालांकि अमीर लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। दंगों में नत्थू मारा गया है, जिस नत्थू ने सुअर मारा था, लेकिन मुराद अली जिंदा है और अमन कमेटी की बस में लाउड स्पीकर के नारे वही लगा रहा है। अमन शांति के नारे मुराद अली लगा रहा है। बख्शी जी की आशंका बनी हुई है कि शहर पर चीलें उड़ेंगी, अभी और उड़ेंगी, अभी और विनाश होगा। डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड की बदली हो गई है उपन्यास के अंत में, और लीजा को इससे खुशी होती है। यही उपन्यास का अंत हो जाता है। तो ये थी तमस उपन्यास की संक्षिप्त सी कथा। इसकी विस्तृत समीक्षा मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।